हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर एम के पांडे ट्यूटोरियल। तो आज का जो वीडियो है वो एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला वीडियो है, ठीक है ना। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने वीडियो यूट्यूब चैनल के लिए। एक नई प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम उस टॉपिक्स को स्टडी करेंगे जो मतलब हर साल आता है। मतलब कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जो केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड है, उसमें ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। स्पेशली हम बात करें नीट और जेई की। ओके, हम बायो के लिए भी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और एक हम केमिस्ट्री के लिए तैयार करेंगे। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम केमिस्ट्री का स्टडी करने वाले हैं और इस सीरीज़ को हम नाम देंगे ये तो करना ही है। ओके, मतलब इस टॉपिक को आपको भूलना ही नहीं है। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, इट मीन्स आप श्योरली एक क्वेश्चन अपना छोड़ रहे हो आप, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस टॉपिक को हमें छोड़ना है ही नहीं। हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाएंगे। ओके, मतलब कैसे? मतलब हम उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर किसी बच्चे ने उस टॉपिक को बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं है तो वो भी उसको समझ में आए। हम इस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। ओके, चलिए। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है ये तो करना ही है सीरीज़ का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बहुत ख़ास है कि हमसे नहीं बनता, हमसे बनता है। ओके, बनता होगा, बिल्कुल बनता होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सॉल्व तो करना ही है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीज़ें जल्दी सॉल्व हों। क्योंकि जैसे आपने पता है कि अगर नीट की बात करें उसमें 180 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन बायो से रहते हैं और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से रहते हैं। तो अगर आपको पर क्वेश्चन टाइमिंग की बात करें तो हमारे पास 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना, इट मीन्स हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास केवल 1 मिनट है। और अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। तो क्या करना है, हमें कुछ ट्रिक्स भी सीखनी है ताकि हम चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर पाएँ। ध्यान रखिएगा, एक बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल एक बोल रहा हूँ, ट्रम्प बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत स्पीड से पेन चला के पेपर को जल्दी सॉल्व कर लूँगा तो ये आप भूल जाइए। पेन चलाने से पेपर सॉल्व नहीं होता, पेपर गलत होता है। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीज़ें जल्दी सॉल्व करनी है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम वही चीज़ सीखेंगे कैसे किसी चीज़ को जल्दी सॉल्व करें। और अगर आपको बिल्कुल भी वो टॉपिक नहीं पता है, उस टॉपिक को मैं प्रॉपरली बिल्कुल ज़ीरो से लेके टॉप तक लेके जाऊंगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो आप अपना एड्रेस बताओगे। उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो जो एड्रेस है वही है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जैसे सपोज करते हैं अपन कि सपोज मान लो कि आप इंडिया के बाहर गए हो। ओके, अब इंडिया के बाहर गए हो तो आपसे अगर कोई पूछता है ना, कि भाई आप कहाँ से हो, ठीक है, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ या अपने घर का एड्रेस दे दोगे। आप सिंपली क्या बोलोगे, आप इंडिया से हो। बिकॉज आपको ये पता है कि भाई अगर वो इंडिया के बाहर कोई इंसान है उसको हमारे शहर का, हमारी जगह का नाम नहीं पता है कि आप इस कॉलोनी में रहते हो, आप बाणसागर कॉलोनी में रहते हो, कि आप नेहरू नगर में रहते हो या एमपी में रहते हो या यूपी में रहते हो, उसको नहीं पता। उसको क्या पता है, इंडिया। उसी तरीके से अगर हम एटम की बात करें, अगर ये हमारे पास एक एटम है तो एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, तो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, और इस स्पेस के अंदर जो एरिया, जैसे मान लो हमारा एक यूनिवर्स है या हमारे अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हर कंट्रीज़ में कोई ना कोई इंसान तो रहते होंगे ना। उसी तरीके से ये इस पूरे एटम को आपको मानना है कि ये एक अर्थ है। ओके, अब अर्थ में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उन बड़े बड़े डिवीज़न को हम क्या बोल देते हैं, एक डिवीज़न ये, एक डिवीज़न ये, इसको हम बोल देते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं शेल। ओके, समझ में आ रही मेरी बात। अब क्या हुआ, आप आ गए इंडिया में, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ एमपी से। ओके, अब आप आ गए हैं इंडिया में, आप सपोज गए हैं आप राजस्थान में गए हैं,
ठीक है। और आपके राजस्थान का कोई पर्सन बोलता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप ये नहीं बोलोगे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, बिकॉज वो भी तो इंडिया से बिलोंग करता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, आपके स्टेट में, मतलब हम थोड़ा सा और क्लोज जा रहे हैं अपने एड्रेस की तरफ। उसी तरीके से एटम के अंदर क्या होता है, हमने एक ऑर्बिट बनाया। अब ऑर्बिट के अंदर और कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैं इसको ब्लू कलर से बना रहा हूँ, दीज आर द कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम सब सेल बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्या किया आपने, अब आप आ गए एमपी में, ठीक है। मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, मैं एमपी में आ गया। अब मेरे से कोई पर्सन पूछता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये थोड़ी बताऊँगा कि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि अब वो भी एमपी से बिलोंग कर रहा है। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ या मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मेरी बात समझ में आई। तो इसके अंदर फर्दर कुछ कंपार्टमेंट्स हमने कर दिए, ठीक है। इसको मैं जिग जैग लाइन से बना रहा हूँ, जैसे ये एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट ये, तीसरा कंपार्टमेंट ये, चौथा कंपार्टमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ भाई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो ये हमने कंपार्टमेंट्स बनाए इनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इनको, हम ऑर्बिटल बोलते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, ऑर्बिट के। सॉरी वो लाइट चली गई थी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। आप बोलोगे, जिससे मैं अपने एग्जांपल से पहले समझाता हूँ आपको। अगर मेरे से कोई पूछे मेरे बारे में कि मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में कि एमपी में कि भोपाल में या रीवा में, ठीक है। तो जहाँ मेरा एड्रेस होगा, है ना, जैसे मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कहाँ होगी, रीवा में, ना कि इंडिया में। मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, वो कहाँ होगी, वो ऑर्बिट में नहीं होगी, वो कहाँ पे होगी, वो होगी ऑर्बिटल में। ये सबसे क्लोजेस्ट एड्रेस है हमारा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिट क्या होता है, सबसेल क्या होती है और ऑर्बिटल क्या होता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप बाऊ प्रिंसिपल, ठीक है। अभी तक हमने ये जान लिया है कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है और सबसेल क्या होती है। ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ रखना है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन को हमें कैसे रखना है। उसी को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं आप बाऊ प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए देखते हैं आप बाऊ प्रिंसिपल को समझते हैं ज़रा, ठीक है। जैसे आप बाऊ की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसको किसने दिया था, प्रिंसिपल किसने दिया था। तो हमें लगता है कि आप बाऊ नाम को कोई साइंटिस्ट रहा होगा, उसने दिया होगा, इसका नाम दिया होगा, ठीक है, या इस प्रिंसिपल को दिया होगा। पर ध्यान रखिएगा कि आप बाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2005-2006 की सराउंड, इसके अराउंड में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप बाऊ इज़ नॉट अ साइंटिफिक नेम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। पाउलीज हम आगे पढ़ेंगे, वो भी साइंटिस्ट का नाम है, हुंड्स का भी साइंटिस्ट का नाम, बट आप बाऊ इज़ नॉट अ साइंटिस्ट नेम, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बनता है, ओके। तो आप बाऊ प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी का, इसका मतलब जो होता है आप बाऊ का, वो होता है किसी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना। किसको बिल्ड करना होगा। अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को उसकी एनर्जी की ऑर्डर में बिल्ड करना, ठीक है। कैसे ऑर्डर करेंगे, किस तरीके से, कम एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले की तरफ इसको हम बिल्ड करेंगे। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमको ऊपर आना है, सपोज बोलो हमें कोई दीवार खड़ी करनी है, हमें वॉल तैयार करनी है, तो वॉल के लिए सबसे पहले जो हम ब्रिक रखते हैं वो सबसे कम एनर्जी में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हायर एनर्जी रखते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी बिल्ड करना होता है, उनको उनके ऑर्बिट्स में उनके एनर्जी के ऑर्डर में भरना होता है। कैसे भरते हैं, एनर्जी के ऑर्डर में, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ। इसी को कहते हैं हम आप बाऊ प्रिंसिपल। आप बाऊ का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्ड करना, किसके अकॉर्डिंग में, एनर्जी के अकॉर्डिंग में। बट हमें पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। उसके लिए रूल दिया जाता है, उसे कहते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं उसको, N+L रूल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये स्मॉल एन क्या है, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे। अब किसकी एनर्जी कम होगी, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। इससे ये समझ में आता है
जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो रहा है? जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और बात समझते हैं कि भाई अगर कम हो गया तो उसमें जाएगा। सपोज ऐसा हो जाए कि n प्लस एल की वैल्यू 2 सबसेल के लिए सेम हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? कि n प्लस एल की वैल्यू 2 सबसेल के लिए कम हो जाए, उस कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी हम कम मान लेंगे। ध्यान रखना, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कब करेगा? जब n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। अभी भी आपको डाउट हो रहा होगा सर ये n प्लस एल क्या है, बस थोड़ा वेट कर लो, अभी मैं आगे बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी व्हाट n एंड व्हाट इज l। ठीक है, तो क्या समझ में आया? जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। अगर किन्हीं दो सबसेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? ये देखना है किसके लिए n की वैल्यू कम है। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। चलो इसको समझ लिए थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा समझ रहे हैं, इसके आगे जो इसकी एप्लीकेशन है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबव प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। ठीक है, हालांकि ये जो वीडियो है क्वांटम नंबर के लिए नहीं है, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम क्वांटम नंबर की लेते हैं। क्वांटम नंबर के लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन तो मान लो कि आना ही आना है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, उसी तरीके से क्वांटम नंबर से भी आना है। और एक दूसरी चीज़ है कि क्वांटम नंबर से जो क्वेश्चन आएंगे वो तभी बनेंगे जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ओके, चलिए तो पहले देखते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर होते हैं 4 टाइप्स के। अब बोलोगे सर क्वांटम नंबर है क्या चीज़? क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है ना, विथ पिन कोड। मतलब ऐसा है कि अगर हमें क्वांटम नंबर की वैल्यूज पता है तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे। इट मीन्स क्वांटम नंबर क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, उसकी लोकेशन बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ओके, चलिए तो ये 4 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। वही जो मैं आपको बोल रहा था कि जो स्मॉल n है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। ये वही l है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात किया था। थर्ड होता है मैग्नेटिक और फोर्थ होता है स्पिन। मैग्नेटिक को स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से और स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं s से, स्मॉल s से। ठीक है, तो 4 तरह के हमारे पास क्वांटम नंबर हो गई। अभी काम कैसे करती हैं समझिए। अभी मैं हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा बात करती है ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में बात करती है? ऑर्बिट, या उसी को हम बोलते हैं शेल। ये जब भी इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में देगी? सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अगर मान लो कि n की वैल्यू 1 है, n इक्वल टू कितना है? 1 है, इट मीन्स ये कौन सी होगी? ये होगी फर्स्ट शेल। और अगर n की वैल्यू 2 है तो ये होगी सेकेंड शेल। ठीक है, इट मीन्स जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 वो क्या होगी? वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, और वो हमेशा ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको देगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। ये बात करती है हमेशा सब सेल के बारे में। ओके, कैसे इंफॉर्मेशन देती है? हर सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अगर हमारे पास S है, S सब सेल है, उसके लिए L की वैल्यू होती है 0। अगर P है उसके लिए होती है 1, अगर D है उसके लिए होती है 2, और अगर F सब सेल उसके लिए वैल्यू होती है 3। ये वैल्यू फिक्स रहती है, ध्यान रखिएगा। अगर हमें कहीं भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में L की वैल्यू 1 बोल रहा है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? P सब सेल में। अगर हमको 2 दे रहा है हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? D सब सेल पे होगा। इट मीन्स जो L है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में बात करती है? वो बात करती है कि हमारे पास सब सेल कौन सी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे हम बात करें L की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी n पे। कैसे? L इक्वल टू होता है n-1। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि पहली हमारे पास सेल है, उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 1 - 1
कितना हो जाएगा यहाँ पे L इक्वल टू 0, मतलब L इक्वल टू कितना आया 0। तो कौन सब सेल होगी यहाँ पे, केवल S सब सेल होगी। कौन सब सेल होगी यहाँ पे, S सब सेल। इट मीन्स अगर हम पहली सेल की बारे में बात करें तो पहली सेल में कौन सब सेल होती है, केवल S होती है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, n-1 से। ओके, और जो L की वैल्यू है वो रेंज करती है 0 to n-1 तक रेंज करती है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा 0 to n-1 कैसा होगा, समझिए। अभी अगर हमारे पास n इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 1, कितना आ गया 1। और जो वैल्यू रेंज कहाँ से करती है, 0 to n-1, n-1 की वैल्यू कितनी आई 1, मतलब L की वैल्यू कौन सी होगी, एक 0 होगी और एक क्या होगी 1। 0 किसके लिए है, S के लिए, 1 किसके लिए, P के लिए। इट मीन्स अगर हमारे पास सेकेंड सेल है उसमें S भी होगा और उसमें क्या होगा, P भी होगा। ओके, उसी तरीके से अगर n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1, कितना आ जाएगा 2। और रेंज कहाँ तक करता है ये, 0 to n-1, 0 to 2 तक करेगा। 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, मतलब S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि पहली सेल में कितनी सब सेल, 1, दूसरी सेल में 2, तीसरी में कितने 3, चौथी सेल में 4 सब सेल। और क्योंकि सब सेल 4 ही तरह की हमें मालूम है तो हम 4 तक ही जाएंगे, मतलब S P D F। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो ये हो गई इंफॉर्मेशन हमारे पास किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, मतलब सब सेल की। मैग्नेटिक की बात करें, ये बात करता है ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ऑर्बिटल के बारे में। इसकी वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है, इट इज अ 12 + 1। कितनी होती है, 12 + 1। कैसे, m इक्वल टू, अगर हम s रखें यहाँ पे, मतलब L की वैल्यू 0 रखें, तो 2 × 0 + 1 कितना आ गया 1। मतलब अगर हम सब सेल S की बात करें उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, उसमें एक ऑर्बिटल होगा। अगर हम L की वैल्यू रखते हैं 1 तो m इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3। मतलब अगर हम P सब सेल की बात करें तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर L इक्वल टू 2 रखें तो m इक्वल टू आ जाएगा 5। इसका मतलब अगर D सब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। और अगर L इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो m की वैल्यू आती है 7। इट मीन्स F सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आखिरी बचता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसी एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन किस साइड है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस सेल में कितने सब सेल्स होती हैं और कितनी सब सेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ओके, चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और लेते हैं। अब जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का जो बेस है, ठीक है, वो हमने तैयार कर लिया है। अब हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से लिखते हैं, मतलब कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, मान लो 1s2 1s, मान लो 1s लिखा, फिर हमने 2s लिखा, फिर 2p लिखा, फिर 3s लिखा, फिर 3p लिखा, फिर 3d लिखा। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर ये लिखना आसान हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा बहुत मत करिएगा, आसानी से लिखा जा सकता है। अब देखिए, हर एक सबसेल के लिए हम देखो यहाँ पे n + L की वैल्यू चेक करते हैं। n क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही होता है n। कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1। तो n + L की वैल्यू निकालना है तो ये 1 हो गया। और s के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 कितना आ गया यहाँ पे, 1 + 0 मतलब 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 0 कितना आ गया, 2। ये 2 + p के लिए 1 होता है, ये आ गया 3। 3 + 0 कितना आ गया, 3। अब देखो यहाँ पे n + L की वैल्यू 1 आ रही है, कम है, 2 ज़्यादा है, 3 उससे ज़्यादा है, बट देखो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। फिर किस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अगर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे n + L की वैल्यू सेम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं जहाँ पे n की वैल्यू कम होती है। इट मीन्स कहाँ पे देखो हमने भर दिया, 2p में भरा, ना कि हमने 3s में भरा। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और 3 + 2
कितना हो जाएगा 5। 3D नहीं होगा यहाँ पे, 4s होगा पहले, फिर उसके बाद 3D आएगा। देखो 4 + 0 कितना हो गया 4, और ये 3 + 2 कितना हो गया 5। ध्यान देख रहे हो, यहाँ पे देखो 4 4 आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हैं हम 3 में भर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बोलोगे सर मान लो हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को बोल दिया कि भाई यूरेनियम का निकालो, ठीक है, 114 का निकालो, तो हम सर कब तक इसको ऐड करते रहेंगे? ठीक है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर, ऐड करने में गलतियाँ भी हो सकती हैं, टाइम बहुत लेगा। ओके, नीट के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा नहीं हमारे पास कि n+l करते रहें। चलिए, तो जो हमारी एनसीईआरटी हमको बताती है तरीका, पहले हम उसको देखते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि और आसान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि भैया आप ऐसा करो, पहले 1s लिख लो, फिर 2s 2p लिख लो, 3s 3p 3d लिख लो, 4s 4p 4d और ये 4f लिख लो, 5s 5p 5d 5f लिख लो, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f, इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमें इनको क्रॉस करना है। पहले 2 सिंगल वाले क्रॉस करना है, फिर 2 डबल वाले क्रॉस करना है, फिर 3 वाला क्रॉस करना है 2, फिर एक ये हमारे पास 4 वाला क्रॉस करना है। ठीक है, पहले सिंगल वाले 2, फिर 2 डबल वाले, फिर 2 ट्रिपल वाले और एक 4 वाला, और फिर इनकी हेड को टेल से ज्वाइन करा देना है। तो ये हेड को हमने टेल से ज्वाइन करा दिया, ये हेड और टेल आपस में ज्वाइन हो गए। इस तरीके से हेड एंड टेल ज्वाइन हो गए। बस अब जिस तरीके से हमारी एरो मूव कर रही है उस तरीके से लिखते जाते हैं। तो पहले क्या है हमारे यहाँ पे 1s, तो 1s लिख लिया, फिर आता है हमारे पास 2s, फिर आता है 2p, फिर 3s 3p, फिर है 4s, 4s के बाद आता है 3d, फिर 4p 3d 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, तो यहाँ पे 5s 4d। थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं ताकि आपको और आसान हो जाए। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए 3d तक अपन आ गए, 3d। अब लिखते हैं 4p 4p, फिर उसके बाद 5s, 5s के बाद 4d। ठीक है, अब लिखते हैं 5p, 5p के बाद आया है 6s, 6s के बाद आया है 4f, और 4f के बाद आया है 5d। फिर लिखते हैं 6p 7s, और अगर इसको फिर से मिलाएं अगर यहाँ से, तो ये आ जाएगा 5f और 6d। ठीक है, तो ऐसा बना के और फिर ऐसे कर सकते हैं। बोले देखो सर ऐसा है कि हमारे पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि हम इतना बनाएं, फिर ड्रॉ करें और फिर उसकी वैल्यू को पुट कर लिखें एक बार। ठीक है सर, कुछ और तरीका बताओ। ठीक है, तो और तरीका जो है वो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, एक पैटर्न समझिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक सिंपल पैटर्न है, उसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तरीका क्या है, आपको हमेशा 3s तक लिख लेना है, मतलब 1s2 2s 2p6 3s तक लिख लेना है। अब एक सीक्वेंस देखो आप लोग, कैसा सीक्वेंस देखो, PSD। अब मैं नंबर्स हटा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। PSD समझ में आया, 3s तक लिख लो, उसके बाद 2 बार PSD लिख लो। लिख लिया सर। अब क्या करें, अब जो s है ना, वही वाला p होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3s। अब एक बार 3 वाला हो चुका, तो अगला कौन सा होगा 4, अगला कौन सा होगा 3। देखिए पैटर्न देखिएगा, 3s तक लिख लिया, जो s आया है ठीक है, तो उसी को लिखना है। तो देखो क्या बन गया 3 4 3, क्योंकि हमने 3 का भी d नहीं लिखा था, तो क्या बन गया 3 4 3। बस एक सीक्वेंस याद रखो, 3s तक लिखा, उसके बाद वाला भी 3 होगा, अगर जो भी उसके बाद वाला होगा उसी के हिसाब से लिखना है। तो क्या हो जाएगा 3 4 3। अब देखो यहाँ पे कौन सा s आया है 4, तो ये हो जाएगा 4 5 4।
सीक्वेंस समझ में आ रहा है? 3s वाला लिखा, 3 आया, 3 4 3। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा आया 4, तो 4 5 4। ओके, अब कौन सा ऐसा आया है 5, तो जाएगा 5 6। बट जो f होता है वो जो आउटर सेल होती है उससे 2 अंक भी चलता है, n-2 चलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसे है 6 है, तो यहाँ पे कौन सा होगा 4, और d कौन सा होगा यहाँ पे 5 वाला। ओके, अब कौन सा ऐसा है 6, तो 6 7 5 6, बस वही तो लिखा है। आई बात समझ में? आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपनी रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखेगा दिखने को दिया जाएगा, बस आपको 3 4 3 मतलब PSD PSD PSFD PSFD कर लेना है और वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं उसको वहीं पे लिखे रहने देता हूँ और आपको चेक करते हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको एटॉमिक नंबर 60 का। ठीक है, अब 60 का हम बहुत आसानी से तो होगा नहीं, तो देखिए क्या लिखते हैं हमको पहले 1s 2s 2p 3s। ठीक है, आप लिखने PSD PSD PSFD, वो वैल्यू लिखी हुई है उससे मतलब नहीं, मैं वैल्यू पुट करूँगा। 3 है 3 4 3, 4 है 4 5 4, 5 है 5 6 4 5, बस इतना ही तो करना है, बस वैल्यू पुट करो। s में 2 होते हैं क्योंकि s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। p के पास कितने ऑर्बिटल है 3, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। d के पास 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और f के पास है हमारे पास 7 ऑर्बिटल, तो इसमें कितने आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बस इतनी वैल्यू ध्यान रखना है मैक्सिमम। s में कितने आ सकते हैं 2, p में कितने 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10, 6 2 10। काउंट कर लेते हैं 10 20 30 40 46 48, अभी बचे हैं। ठीक है, 10 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 60 करते हैं क्योंकि f ऑर्बिटल में आएगा फिर। ठीक है, तो अभी इसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपको, तो आप इसको याद करिए 52 से याद करते हैं। चलिए 52, तो कितना हो गया 10 20 30 40 46 48, और ये हो जाएगा 6 4। ठीक है, बस इतने में काम बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब f का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कैसे करना है। ठीक है, तो बस PSD PSD PSFD PSFD करना है और अपने को इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। चलिए देखिए, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एक है 25, एक है 26, एक है 29, एक होता है 24। ठीक है, 25 हाँ 24। चलिए, तो पहले हम लिखते हैं 25 का और 26 का लिखते हैं। ठीक है, तो 1s 2s 2p 3s, अब PSD 3 4 3। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू 2 2 6 2 6, कितना हो गया 18 20, भरना कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे भर दिया 5। d पे कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं। s को भी लिख देते हैं, ये हो गया 3d और ये हो गया यहाँ पे 4s, इसमें हमने 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं 24 की। ठीक है, देखिए तो वही चीज़ 1s 2s 2p 3s PSD 3 4 3। ठीक, 2 2 6 2 6 2 और ये 4, ऐसा हमको भरना चाहिए था। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अगर इसको बनाएं इसको, तो यहाँ पे बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ 4s, और
यहाँ पे भर जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास 3D। ठीक, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। इसके लिए एक स्टोरी समझिए। एक घर में 6 लड़के थे एक घर में, ठीक है। उसमें से एक जो लड़का था, जो बड़ा भाई था, वो चला गया किसी दूसरे शहर में अपनी जॉब करने, ठीक है। उसके पास अच्छा पैसा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। जो 5 भाई गांव में रह रहे हैं, उसमें से 4 भाई तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बट एक भाई बहुत गरीब है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो गरीब है उसको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, और अमीर भाई उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी बुली कर रहे हैं कि भाई तू गरीब है, ठीक है। तो बड़े भाई को, जो बाहर जॉब करता है, उसको पता चला कि मेरे एक छोटे भाई को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बड़े भाई ने क्या किया, अपनी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी उसमें से कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसा अपने छोटे भाई को उसने दे दिया, ठीक है। तो छोटे भाई को दे दिया तो जो गांव में 5 भाई रह रहे हैं, पांचों भाई के पास लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हो गई। अब वो स्टेबल हो गए, लड़ाई उनके बीच की क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है। तो देखिए यही स्टोरी है यहाँ पे। ये बड़ा भाई है जो बाहर जॉब करता है, उसके पास बहुत पैसा है। जो 5 भाई उसमें से 4 भाई के पास पैसे ठीक ठाक है, जो छोटा भाई सबसे उसके पास पैसे नहीं है। ये बात बड़े भाई को पता चली, तो बड़े भाई ने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी को अपने छोटे भाई को दे दिया। जैसे ही छोटे भाई को दे दिया, तो जो गांव में आसपास 5 भाई रहते हैं, उनके पास एनर्जी क्या हो गई, बराबर होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो उनके बीच में जो अनसिमेट्री थी वो खत्म हो गई और स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। अब इसको कहते हैं हाफ फिल होना। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये हाफ फिल नहीं है, बट अगर यहाँ पे पांचों में एक इलेक्ट्रॉन भर दे, 2 भर देंगे तो फुल फिल हो जाएगा, एक भर दिया तो क्या बन गया, वो हाफ फिल हो गया। हाफ फिल क्या होता है, नॉर्मल वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्या करता है, 4s अपने इलेक्ट्रॉन को 3d को दे देता है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 ना होके 4s1 होता है, और 3d4 ना होके 3d क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरीके से हम 28 का लिखते हैं, ठीक है। तो 28 का लिखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो 1s 2s 2p 3s, उसके बाद psd 3 4 3 2 2 6 2 6 2 और ये हो गया 8, ठीक है। तो बल्कि ऐसा करते हैं, 28 का ना करके हम 30 करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 10। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गया 4s और ये हो गया हमारे पास 3d। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा बनाते हैं कॉपर का। दिस इज़ द कॉपर, ये हो गया जिंक। तो 1s 2s 2p 3s, उसके बाद psd 3 4 3 2 2 6 2 6 2 और यहाँ पे 9। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब देखो बात फिर से वही आ रही है कि 5 भाई अगल बगल रह रहे हैं, उसमें से 4 के पास बहुत पैसा है, एक के पास पैसा कम है, तो इनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही इनके बीच में, ठीक है। तो भाई दूसरा भाई जो बाहर रहता था उसने बोला कि भाई आपस में लड़ो मत, मैं अपना कुछ पैसा तुमको दे रहा हूँ, तो तुम आपस में एनर्जी बराबर कर लो और स्टेबल हो जाओ। तो क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे के इस पूरे सब सेल को फुलफिल कर दिया। फुलफिल कर दिया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। तो ये 4s1 ना होके 4s2 ना होके 4s1 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आता है, मतलब मान के चलो कि आने के चांसेस बहुत हैं, स्कूल लेवल पे तो बहुत है, ठीक है। नीट जेईई में चांसेस थोड़ा सा कम है, बट बनना चाहिए, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हाफ फिल और फुल फिल क्या होते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। उस कारण से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा समझते हैं हम एफ ब्लॉक का, ठीक है।
अब एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें समझना है तो यहाँ पे भी वही बात आती है कि हाफ फिल कैसा है और फुल फिल कैसा है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है एटॉमिक नंबर 64 दैट इज गैडोलीनियम। ओके, चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आप हाफ फिल और फुल फिल के हिसाब से भरेंगे, देखिए ना। तो पहले लिखते हैं 1s 2s 2p 3s, फिर वही psd psd psfd। चलिए तो ये हो जाएगा 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5, बस। ओके, पुट कर देते हैं 2 2 2 सॉरी 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2, ठीक है, काउंट कर लेते हैं। देखिए 10 20 30 40 48 50 56, कितना है ये? ठीक है 64 56 हो गया है। ओके सॉरी, फिर से काउंट कर लेते हैं 10 20 30 40 46 48 50 56, ठीक है 56 हो चुका है। हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 64, मतलब हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने, ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो ये 4f8 हो गया। ओके चलिए, तो 4f8 हमने बना दिया। चलिए बनाते हैं इसको ज़रा सा। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 5d है ये खाली पड़ा हुआ है। दिस इज़ अ 6s, दिस इज़ अ 4f, दिस वन इज़ अ 5d। देखो फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे 7 भाई है, उसमें से एक के पास ज़्यादा पैसा है, बाकी के पास पैसा नहीं है। स्टेबिलिटी चाहिए, सिमेट्री चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ देता है, यहाँ भेज देता है। अब यहाँ पे क्या हो गई? सिमेट्री बन गई। तो ये 4f8 ना बन के 4f7 बन जाता है और ये 5d1 बन जाता है। इस तरीके से हाफ फिल होना और फुल फिल होना कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करता है। गैडोलीनियम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, इस जगह पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 63। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 63, 64 और 65। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालना है, ठीक है। ये है U, ये हो गया गैडोलीनियम Gd, और ये हो गया Tb। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट है और हमसे बोला जाता है भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, और हमको बोला गया है कि भाई आप बताइए इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सही होगा। ओके चलिए, तो 63 है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो हमको काफ़ी दूर तक आप जाना है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2। मैंने आपको बताया था कि 3s2 तक तो आपको काम अपना लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप करना है psd psd psfd। ओके 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5, बस इजी है। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। P में 6, इसमें 2, इसमें 10, 6 2 10 6 2। अब काउंट कर लेते हैं। 10 10 20 10 30 40 48 50 56 56 हो चुका है, ठीक है। अब देखो जो 54 होता है, अगर इसको छोड़ दें, यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है जीनॉन का। कितना होता है इसका? 54। ओके, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा रहता है, हमको यहाँ पे लिख देता है कि भैया ये हो गया जीनॉन। 54 हो गया। 56
और लाना है 3, मतलब 7 और भरने हैं, तो हमने यहाँ पे भर दिया 7। ओके, तो पहला है हमारे पास, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा Xe 6s2 और 4f7। ओके, अब बात आती है गैडोलीनियम की 64 की, तो वही हो गया जीनॉन 6s2 और 4f8। नहीं, क्योंकि आपको पता है F में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और जैसे ही हम एक 8 भर देंगे तो इसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है वो 5d1 हो जाता है और यहाँ पे ये 7 रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया गैडोलीनियम का। अब इसकी बात करते हैं, तो अब क्रिप्टन जीनॉन हो गया 6s2 4f। अब क्योंकि आप सिमेट्री एक बार डिस्टर्ब होने के बाद चल जाता है काम, ठीक है, तो 7 8 और एक यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो है ए ऑप्शन। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम्स ऑफ टाइटेनियम। अब आपको पता है स्कैंडियम और टाइटेनियम, ये होता है 21, ये होता है 22। ध्यान रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है। ओके, अगर आपसे एटॉमिक नंबर आपसे नहीं बन रहा है, इट मीन्स आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमसे बोल रहा है कि भाई टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑर्बिटल्स हैं s p, है ना। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चलिए इसका। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। ये हो गया 10 10 और ये हो गया 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास, पहले भरा गया है इलेक्ट्रॉन 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और 3d में। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ओके, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से किसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं Fe, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। ये Fe का हुआ, बट अगर हम Fe+2 बनाना है, इट मीन्स इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कहाँ से निकलेंगे, आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। अब हमसे बोल रहा है कि इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। P इन क्लोरीन, तो क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p5। देखो इसके आउटर P में 5 है और यहाँ पे कितने है D में 6, इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे पास ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास है 4d 5p 5f और 6p। ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। हमको इनको डिक्रीजिंग एनर्जी में अरेंज करना है। ओके, तो पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग एनर्जी में कैसे करेंगे, बस n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया 6, 5 + 1 इसका हो गया 6, इसका हो गया 5 + 3 ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 6 + 1 कितना हो गया 7।
ठीक, ये भी 6 है, ये भी 6, तो मैंने आपको बताया इसके लिए n की वैल्यू कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो हो जाएगा 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद 6p, उसके बाद हो जाएगा 5f। ये हो गया हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर। कौन सा रूल है? n+l रूल। n की वैल्यू न्यूमेरिकल वाली और l की वैल्यू सबके लिए आपको पता है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो 5 है कि सबसे ज़्यादा, फिर 6p है, फिर 5p है और 40, दैट इज़ ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। हमसे पूछ रहा है कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ग्राउंड स्टेट का है, एक्साइटेड स्टेट का है, कैटायनिक फॉर्म में है, एनायनिक फॉर्म में। तो आपको मैंने पहले बताया दिट इज़ अ क्रोमियम। आपको बताया है कि अगर बाहर से एनर्जी लिए बिना कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, उसे हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, दैट इज़ अ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट है इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 6 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है ना, तो इसका फिलिंग का ऑर्बिटल देखते हैं। देखो पहले इलेक्ट्रॉन 6 है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और उसके बाद वही हम psfd, psd, psd, psfd, psfd। हमको बोला है कि आप n इज इक्वल टू 6 तक जाना है आपको। ओके, चलिए, तो यह 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 और ये हो जाएगा 6 7। ओके, 6। अब यहाँ पे हमको बोल दिया है कि जहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 6 में वाले हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा ns। ठीक है, हमने ns भरा, दैट इज को इस 6 को हम मान लेते हैं n, तो ये हो जाएगा ns। उसके बाद क्या भरा हुआ है n-2f, 6 में 2 माइनस करेंगे तो उसके बाद आएगा n-2f। उसके बाद कौन आ रहा है n-1d, और उसके बाद कौन आ रहा है np। ओके, तो ns, n-2f, n-1d और np, दैट इज अ सेकेंड ऑप्शन। ओके, ठीक, तो दीज आर द सम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, और कैसे ईजिली सॉल्व करें, फास्ट सॉल्व करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।